नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे, जैसे होंगे, मस्त होंगे और खूब पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। साथियों, इकोनॉमिक सब्जेक्ट के क्रम में आज हम सबसे एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। साथियों, आरबीआई क्या है, आरबीआई के बारे में हम एक एक करके समझेंगे। आरबीआई क्यों हमारे आर्थिक तंत्र के लिए जरूरी है और आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं और आरबीआई जो है कैसे कैसे हमारे देश की मतलब आर्थिक तंत्र को नियंत्रित करता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में समझेंगे। साथियों, आज हम आरबीआई साथियों एक ऐसी मतलब एक महत्वपूर्ण संस्था होती है आरबीआई साथियों। जैसे आप होंगे साथियों, हम होंगे, हम लोग बैंक में अक्सर जाते हैं, बैंक में जाते हैं, बैंक से अपना ट्रांजेक्शन करते हैं। लेकिन क्या कभी हमने ये सोचा है दिमाग से कि बैंक को कंट्रोल कौन करता होगा। बैंक से हम लोग जाते हैं, पैसा लेते हैं या एटीएम से पैसा लेते हैं या कुछ भी करते हैं, तो कभी हमने ये सोचा कि ये पैसा आता कहाँ से है, ये पैसा छापता कौन है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि बैंक, इतनी सारी बैंकें खुली हैं, बैंकों को भी तो कोई ना कोई रेगुलेट करता होगा, कोई ना कोई बैंकों को भी तो नियंत्रित करता होगा। वो कौन है? तो साथियों, वो संस्था होती है आरबीआई। और दूसरी तरफ मार्केट में साथियों कितनी तरलता होनी चाहिए, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी मनी का कितनी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए। बैंक जो साथियों इंटरेस्ट रेट देता है, इंटरेस्ट रेट जो एफडी पे और जो हमारे बचत खाता पे, इन सब पे जो देता है इंटरेस्ट रेट, उसका निर्धारण कौन करता है? हमने कभी सोचा है साथियों? तो आज हम इन सभी चीजों पे हम एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई किस प्रकार से बैंकों को रेगुलेट करता है और आरबीआई किस प्रकार से हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है उसको कैसे रेगुलेट करता है। जैसे कि तरलता कम हो ज्यादा, जैसे हमने मुद्रास्फीति में पढ़ा था साथियों, मुद्रास्फीति में यही देखा था कि मुद्रास्फीति में वस्तु और सेवाओं के दामों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है और मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है। तो यहाँ पे आरबीआई को हम वहां पे बताए थे कि आरबीआई क्या करती है, वहां पे मौद्रिक नीति अपनाती है। मौद्रिक नीति के तहत वो क्या करती है, इंटरेस्ट रेट को कम करती है, ज्यादा करती है। तो इन सब सारी चीजों को आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है और कैसे सरकार को और कैसे बैंकों को नियंत्रित करती है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यह समझेंगे कि आरबीआई है क्या, आरबीआई के बारे में परिचय देंगे, आरबीआई की स्थापना कैसे कैसे हुई है, फिर उसके बाद हम उसके कार्य पे आएंगे। साथियों, शायद ये वीडियो लंबा हो जाए क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है साथियों, और हम नहीं चाहते कि इसमें हम क्वालिटी से कंप्रोमाइज करें। हम आपको एक अच्छा कंटेंट देना चाहते हैं, तो इसलिए शायद ये वीडियो बड़ा हो जाए, इसलिए हम इसको दो पार्ट में लेके आएंगे। हम आज के वीडियो में इसका परिचय पढ़ेंगे और इसका हम कार्य पढ़ेंगे कि क्या क्या वो कार्य करती है। और हम इसका जो पार्ट 2 लेके आएंगे साथियों, तो इसमें हम आरबीआई की मौद्रिक नीतियां कि किस प्रकार से वो नीति अपना के अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है। उसमें जैसे आपका हो गया रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल, जीडीटीएल, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इसमें हम सारी चीजें कल के वीडियो में या अगले नेक्स्ट वीडियो जो आएगी उसमें हम इन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। तो आज हम साथियों ये हम क्या करेंगे, आज हम पहले आरबीआई का परिचय देखते हैं और फिर आरबीआई का कार्य भी देखते हैं। तो हम शुरू करते हैं कि आरबीआई का परिचय क्या है और हम यहाँ से शुरू करते हैं कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई और कब हुई। तो चलिए साथियों, यहाँ पे हम शुरू करते हैं, इसको हटा देते हैं साथियों, और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई की स्थापना कैसे हुई और कब हुई। एग्जाम में साथियों हमेशा पूछता है, ये वनडे एग्जाम का साथियों एकदम फेवरेट क्वेश्चन है कि कौन सी समिति की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना हुई। तो यहाँ पे हम यही चीज समझने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई की स्थापना किस क्रम में कैसे कैसे हुई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं साथियों कि एक सेकेंड, आरबीआई साथियों सबसे पहले देखते हैं कि सन 1926 में, यहाँ पे हम लिख दिए आरबीआई, और यहाँ पे हम देखते हैं साथियों कि सन 1926 में साथियों एक कमीशन के गठन हुआ है। मतलब कि आरबीआई साथियों सबसे बड़ी बात क्या है, ये आरबीआई हमारे देश का क्या होता है, सेंट्रल बैंक है। आरबीआई जो है हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, मतलब केंद्रीय बैंक है। केंद्रीय बैंक हर देश में साथियों, हर एक देश में एक केंद्रीय बैंक होती है। तो क्या करती है, हम आपको भी बताया ना स्टार्टिंग में, ये केंद्रीय बैंक जो क्या करती है साथियों, केंद्रीय बैंक का काम ही होता है कि वह बैंकों को नियंत्रित करे, सरकार को ऋण मुहैया कराए, या सरकार की जो काम है फाइनेंशियल उसको देखे, और दूसरी चीज मार्केट में मनी का सर्कुलेशन कम करना है कि ज्यादा करना है कि क्या करना है उसको देखे। तो किसी भी देश में साथियों सेंट्रल बैंक का होना बहुत जरूरी होता है। तो आरबीआई हमारे देश की क्या है, सेंट्रल बैंक है। तो इसी क्रम में साथियों 1926 में साथियों
कुछ लोगों ने विचार किया कि यार भारत देश में भी, ये आजादी के पहले की बात है, 1926 की बात है, कुछ लोगों ने विचार किया कि यार भारत में भी ना एक सेंट्रल बैंक होना चाहिए, भारत में भी ना एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए, जो जो छोटे छोटे जो बैंक खोल रहे हैं या जो भी बैंक है उनको नियंत्रित कर सके। तो इसके लिए लोगों ने एक विचार रखा और एक समिति, एक कमेटी बनाया कि यार एक कमेटी बनाते हैं, उस पर विचार करते हैं कि क्या बैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो 1926 में साथियों एक कमेटी बना, हिल्टन यंग कमेटी। कौन सा कमेटी बना था साथियों? हिल्टन यंग समिति। हिल्टन यंग समिति 1926 में साथियों हिल्टन यंग समिति बना था। हिल्टन यंग समिति एग्जाम में साथियों सीधा पूछता है कि कौन सी समिति की सिफारिश पे आरबीआई की स्थापना की गई। तो कौन सी समिति है? हिल्टन यंग समिति। 1926 में साथियों हिल्टन यंग समिति बनी, ठीक है। उसके बाद साथियों 1926 में साथियों हिल्टन यंग समिति बनी और उसके बाद साथियों 1931 में ये समिति बनी किसके लिए? कि हमारे देश में केंद्रीय बैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पे विचार करने के लिए हिल्टन यंग समिति बनी। उसके बाद साथियों इसी क्रम में 1931 में फिर एक समिति बनी, केंद्रीय बैंक मतलब कि सेंट्रल बैंक, केंद्रीय बैंक जांच समिति। केंद्रीय बैंक जांच समिति ये 1931 में बनी। तो 1926 में साथियों बनी थी हिल्टन यंग समिति। इसको हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? रॉयल कमीशन। इसको हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। तो ध्यान से लिखिएगा, समझिएगा कि हमारे देश में केंद्रीय बैंक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले 1926 में एक समिति बनी थी, हिल्टन यंग समिति। इसको हम रॉयल कमीशन के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद साथियों उसी क्रम में 1931 में बनी केंद्रीय बैंक जांच समिति। केंद्रीय बैंक जांच समिति 1931 में बनी साथियों इन दोनों समिति की सिफारिश के आधार पे इन दोनों समितियों ने सिफारिश किया कि यार अपने देश में ना एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए। बहुत हो गया, अब बैंकों को भी रेगुलेट करना होगा। बैंक अब मनमानी नहीं कर सकते, बैंकों को भी रेगुलेट करना होगा। और हमारे देश में जो जैसे वस्तु और सेवाओं के दामों में वृद्धि हो रही है, मुद्रास्फीति आ रही है, इसको भी नियंत्रित करने के लिए तो कोई एक तंत्र होना चाहिए, कोई एक सिस्टम होना चाहिए। तो इन दोनों समितियों की सिफारिश के आधार पे 1934 में साथियों इन दोनों समितियां, ये जो दोनों समिति बनी, इसकी सिफारिश के आधार पे 1934 में साथियों आरबीआई अधिनियम मतलब आरबीआई एक्ट 1934 को क्या किया गया? आरबीआई एक्ट 1934 को पारित किया गया, संसद में पारित किया गया। 1934 पारित किया गया, ठीक है। तो क्या हुआ? 1926 में हिल्टन यंग समिति बनी, रॉयल कमीशन। 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति बनी साथियों। उसके बाद इन दोनों समिति की सिफारिश के आधार पे 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया, ठीक है। और आरबीआई एक्ट जो 1934 आया, इसी को आधार बना के आरबीआई एक्ट जो 1934 आया, इसी को आधार बना के साथियों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 को साथियों आरबीआई की क्या की गई? स्थापना की गई। तो आरबीआई की स्थापना कब की गई? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। कौन सी समिति की सिफारिश पे? दो मुख्य समिति हैं, हिल्टन यंग समिति, इसको रॉयल कमीशन के भी नाम से जानते हैं। 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति बनी थी। इन दोनों समिति की सिफारिश के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 साथियों सदन में पारित कराया गया और उसी को आधार बना के साथियों 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की क्या की गई? स्थापना की गई। तो आरबीआई की स्थापना से संबंधित ये आपको सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। हमेशा एग्जाम में पूछता है साथियों कि आरबीआई के संबंधित कौन कौन सी समिति है। लिख लेना इसको हटा देते हैं साथियों, ठीक है। आरबीआई क्या है? आरबीआई हमारे देश की क्या है? सेंट्रल बैंक है। आरबीआई क्या है? हमारे देश की क्या है? सेंट्रल बैंक है। आरबीआई जो है ये हमारे देश की क्या है? सेंट्रल बैंक है। पहली बात, आरबीआई हमारे देश की जो सेंट्रल बैंक है। और कैसे बनी? तो 1926 में हिल्टन यंग समिति बनी, रॉयल कमीशन। 1931 में केंद्रीय बैंक जांच समिति बनी। उसी के आधार पर 1934 में आरबीआई एक्ट 1934 पारित किया गया और 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। साथियों जब ये 1934 में 1 अप्रैल 1935 को जब ये बना था साथियों, तो इस टाइम जो था ना साथियों, ये आरबीआई जो था ये निजी कुछ लोगों के हाथों में था।
ये जो था निजी लोगों के हाथों में था। भारत देश आजाद हो गया, भारत देश आजाद हो गया तो लोगों को लगा कि यार आरबीआई को सरकार के अंडर में लाया जाए। तो इसका राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया की गई कि राष्ट्रीयकरण करो और इसको कहाँ लेके आओ, सरकार के अंडर में लेके आओ। ये लिख लेना कि कब स्थापना हुई। तो आरबीआई को क्या किया गया साथियों, आरबीआई को अब बोला गया कि आप इसका राष्ट्रीयकरण करो और राष्ट्रीयकरण करके इसको सरकार के अंडर में लेके आओ। तो राष्ट्रीयकरण इसका कब हुआ है, लिखते चलना कि आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण हुआ है वो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। कब हुआ है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है। अब इसको क्या किया गया, आरबीआई को साथियों 1 जनवरी 1949 को जो है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। अब इसको ना वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। किसके मंत्रालय के अधीन, कौन से मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। तो समझते चलना यहाँ पे वित्त मंत्रालय के अधीन लाया गया। वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था इसको बना दी गई कि ठीक है भैया आप वित्त मंत्रालय के अधीन रहो और अपना काम करते रहो। तो इसको सरकार के अंडर में लाया गया। अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। स्टार्टिंग में निजी व्यक्तियों के हाथों में था। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, एग्जाम में पूछता है साथियों ऐसा फैक्ट। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1 जनवरी 1949 को। किसके अंडर में लाया गया, वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसकी स्थापना की गई। साथियों जब 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण हुआ ना तो उसके पहले तक मतलब कि 1948 तक ये साथियों भारत के साथ साथ आरबीआई जो है साथियों भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बर्मा, जो म्यांमार हो गया है अभी, तो पाकिस्तान और बर्मा का भी ये केंद्रीय बैंक के रूप में भूमिका निभाती थी। मतलब 1948 तक अगर पूछे कि कौन से वो दो देश हैं जिनकी केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाती थी आरबीआई 1948 तक, तो कौन थे, पाकिस्तान और बर्मा। क्या समझे अभी तक, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कौन से समिति की सिफारिश पे हुआ था, यंग हिल्टन कमेटी, इसको रॉयल कमीशन के भी नाम से जाना जाता है। उसके बाद साथियों एक समिति बनी केंद्रीय बैंक जांच समिति। इन्हीं दोनों समिति की सिफारिश पे साथियों बना था हमारा आरबीआई एक्ट 1934 बनाया गया, आरबीआई अधिनियम 1934 बनाया गया। और आरबीआई एक्ट 1934 के तहत 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। पहले निजी लोगों के हाथों में था। आजादी के बाद साथियों इसको राष्ट्रीयकरण किया गया और सरकार के अंदर में लाया गया। तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ है, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ है और ये वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में इसको स्थापित किया गया। 1948 तक साथियों 1948 तक ये जो है भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बर्मा की भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता रहा था। ठीक है, ये चीजें समझ गए। एक और इसका मुख्यालय साथियों एक चीज ध्यान देना कि जब इसकी स्थापना हुई थी, अगर पूछे कि आरबीआई की स्थापना के समय उसका मुख्यालय कहाँ था तो वो बंगाल में था, पश्चिम बंगाल में। लेकिन अगर पूछे वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है तो मुंबई में है। इसका मुख्यालय साथियों मुंबई में है। कब से है, 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ये मुंबई में 1937 के बाद से, ये 1937 के जो है साथियों बाद से, तो कहाँ है, मुंबई में इसका मुख्यालय है। इसका जो मेन ब्रांच है, हेड ऑफिस है, वो कहाँ है, मुंबई में है 1937 के बाद से। और 2 साल तक मतलब 1935 से 1937 तक कहाँ रहा है, पश्चिम बंगाल में रहा है। तो ठीक है, ये चीजें याद रहेगी, लिख लेना। यह स्थापना 1 अप्रैल 1935, राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में। 1948 तक भारत के साथ साथ पाकिस्तान और बर्मा की भी केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता रहा है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में है 1937 के बाद से। मतलब 1937 तक कहाँ रहा है, इसका अगर मुख्यालय 1935 से अगर हम 37 तक की बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ रहा है, पश्चिम बंगाल में, लिख लेना है। ठीक है, 1935 से 37 तक इसका मुख्यालय पश्चिम बंगाल में रहा है और 37 के बाद से इसका मुख्यालय कहाँ रहा है, मुंबई में रहा है। तो ये आरबीआई से संबंधित बहुत सारी फैक्ट हैं। अभी हम कुछ और फैक्ट के बारे में चर्चा करते हैं। पहले ये चीजें लिख लो, आराम से लिख लो, रोक के वीडियो आराम से लिख लो, फिर हम अगले टर्म पे चलते हैं साथियों। और कुछ जानने की कोशिश करते हैं कि आरबीआई से संबंधित और कौन कौन सी फैक्ट है जो हमारे एग्जामों में अक्सर पूछी जाती है। ये सब सारी चीजें साथियों हर एग्जाम में पूछी जाती है, वन लाइनर में पूछ देगा।
आपको बताना पड़ता है। ठीक है, ये लिख लेना। नेक्स्ट, आरबीआई से संबंधित चलते हैं साथियों। अब हम समझते हैं साथियों कि आरबीआई की स्थापना हो गई, आरबीआई का मुख्यालय पता चल गया, आरबीआई आरबीआई क्या है, केंद्रीय बैंक है, ये भी पता चल गया। अब हम समझते हैं एक और दो तीन फैक्ट जो एग्जामों में अक्सर पूछा जाता है साथियों, कि आरबीआई के जब आरबीआई की स्थापना हुई थी तो इसका जो मतलब इसके जो अध्यक्ष थे, इसको क्या कहते हैं, गवर्नर, मतलब कि आरबीआई की स्थापना के समय इसके गवर्नर कौन थे? तो गवर्नर, प्रथम गवर्नर इसके कौन थे जब इसकी स्थापना हुई थी? तो अगर प्रथम गवर्नर की बात करें तो प्रथम गवर्नर थे ए ओ स्मिथ। कौन थे? ए ओ स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, कौन थे प्रथम गवर्नर इसके? कौन थे? सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये लिख लेना। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर, मतलब जब भारत आजाद हो गया, ये तो 1935 में थे। अब स्वतंत्र भारत में प्रथम गवर्नर, मतलब जब भारत आजाद हो गया तब इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो इसके स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर थे वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सी डी देशमुख। ठीक है, तो प्रथम गवर्नर कौन थे? ए ओ स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। वर्तमान में गवर्नर कौन है साथियों इसके? वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास। ठीक है, ये एक तीन फैक्ट है। मतलब आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे? ए ओ स्मिथ, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? सी डी देशमुख। और वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वर्तमान गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ये तीन चीजें लिख लेना साथियों। ये चीजें आपको एकदम याद होनी चाहिए क्योंकि ये लगभग हर एग्जामों में पूछता है ये तीन चीजें, तो आपको ये तीन चीजें याद होनी चाहिए। लिख लिए। अब आगे चलते हैं, आरबीआई से संबंधित और कुछ जानने की कोशिश करते हैं साथियों। आरबीआई में साथियों एक चीज समझना, आरबीआई में साथियों एक तो गवर्नर होता है, प्लस 4 जो है ना डिप्टी गवर्नर होते हैं। 4 कौन होते हैं? डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई की अगर संरचना की बात करें तो आरबीआई में एक गवर्नर होता है, जो अभी हमारे जो है डॉक्टर शक्तिकांत दास जी हैं, तो अभी जो हमारे गवर्नर है वो शक्तिकांत दास जी हैं। और 4 जो है ना इसके डिप्टी गवर्नर होते हैं, जो गवर्नर के अंडर में काम करते हैं। तो 4 जो डिप्टी गवर्नर होते हैं इसकी नियुक्ति साथियों केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। तो जो डिप्टी गवर्नर है इनकी जो नियुक्ति है साथियों ये केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। 4 जो डिप्टी गवर्नर है उनकी नियुक्ति जो है साथियों केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है। और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। ठीक है, तो आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, नियुक्ति जो है केंद्र सरकार के द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है। तो सबसे पहली बात, आरबीआई से संबंधित जो विभिन्न समितियां हैं हमने वो देख लिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे, और उसके बाद वर्तमान के गवर्नर कौन थे, आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं ये भी जान लिया। और एक चीज और समझते चलते हैं साथियों, आरबीआई में तो एक मुख्यालय हो गया जो मुंबई में है, ठीक है, प्लस 27 जो है साथियों क्षेत्रीय कार्यालय होते हैं। 27 जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हैं, मतलब कि 27 जगह इसके और भी राज्यों में, अदर राज्यों में इसके कार्यालय भी खुले हैं। तो 27 जो है इसके क्षेत्रीय कार्यालय हुए। तो अगर पूछे कि क्षेत्रीय कार्यालय कितने हैं तो 27, डिप्टी गवर्नर कितने हैं 4, गवर्नर तो 1 होते हैं। डिप्टी गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? केंद्र सरकार। और इसकी कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। साथियों आरबीआई से संबंधित सारी चीजें हम आपको, सारी फैक्ट जो थे आपको हम पढ़ा चुके हैं। अब हम इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं साथियों, आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। हम कार्यों को देखते हैं कि आरबीआई करती क्या क्या है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं, आपको हम बता ही दिए साथियों कि आरबीआई जो है हमारा सेंट्रल बैंक होता है, मतलब कि केंद्रीय बैंक होती है। और आपको हम स्टार्टिंग में ही बताया साथियों कि आरबीआई क्या करती है। आरबीआई साथियों
आरबीआई साथियों क्या करती है, आरबीआई जो है केंद्रीय बैंक की भूमिका निभाती है। केंद्रीय बैंक की भूमिका के रूप में वो बैंकों को, आप तो बैंक जाते हैं, बैंकों से आप ट्रांजेक्शन भी करते हैं, लेकिन बैंकों को भी नियंत्रित करने का काम कौन करता है, तो आरबीआई। तो हम सबसे पहले ये चीज देखेंगे और उसके बाद ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आरबीआई और कौन कौन से कार्य करता है। तो हम कहाँ चलते हैं, आरबीआई के कार्य पे चलते हैं कि आरबीआई आखिर में करती क्या क्या है। आरबीआई की कार्य को देखते हैं कि आरबीआई क्या क्या करती है। तो सबसे पहले कार्य पे हम देखते हैं कि आरबीआई जो है, पहला कार्य आप मेरे साथ साथ लिखिएगा। पहला कार्य हम लगभग 8-10 कार्य इसके पढ़ेंगे इस वीडियो में, उसके बाद अगले वीडियो में मौद्रिक नीति की चर्चा करेंगे। तो हम यहाँ पे 8-10 कार्य बस पढ़ के ये वीडियो को एंड करेंगे। पहला कार्य इसका क्या है साथियों, पहला कार्य है कि आरबीआई जो है, लिखते चलना मेरे साथ साथ, आरबीआई साथियों जो है वह 1 रुपए की नोट को छोड़कर, 1 रुपए के नोट को छोड़कर, 1 रुपए की नोट को छोड़कर प्लस छोटे सिक्के, छोटे सिक्के मतलब कौन कौन से सिक्के, जैसे 1 रुपया हो गया, 2 रुपया हो गया, छोटे सिक्के कौन कौन से, 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपया। ये छोटे जो सिक्के हैं, आरबीआई जो है 1 रुपए के नोट को छोड़कर या छोटे सिक्के को छोड़कर जितने भी नोट हैं, आरबीआई क्या है साथियों, ध्यान से देना, कि आरबीआई 1 रुपए के नोट को छोड़कर और छोटे सिक्के जैसे 1, 2, 5 ये जो सिक्के हैं इनको छोड़कर अन्य सभी मुद्रा का, अन्य सभी नोटों और सिक्कों का क्या करता है, ये सिक्कों का जारी करता है। इनको छोड़कर अन्य जितने भी सिक्का और नोट हैं, अन्य सभी मुद्राओं, इसमें नोट और सिक्का दोनों हैं, नोट और सिक्का दोनों हैं, इनका क्या करता है, इनको क्या करता है, जारी करता है। ठीक है, तो जारी करता कौन है साथियों, 1 रुपए की नोट को छोड़कर छोटे सिक्के जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया के सिक्के हैं, इनको छोड़कर और जितनी भी मुद्राएं हैं, अन्य सभी मुद्राओं या नोट सिक्काओं को क्या करता है, जारी करता। अगर हम पूछे कि आरबीआई जो है, आरबीआई क्या सभी सिक्कों या सभी नोटों को जारी करता होता है, तो नहीं। आरबीआई क्या होता है, 1 रुपए की नोट को जारी नहीं करता और छोटे सिक्के जो 1, 2, 5 रुपए हैं इनको जारी नहीं करता। अब आप पूछोगे सर इनको कौन जारी करता है, तो जो 1 रुपया और 1, 2, 5 रुपए के जो छोटे सिक्के हैं इनको वित्त मंत्रालय जारी करता है। कौन जारी करता है साथियों, वित्त मंत्रालय। इनको कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। और जितने भी बाकी 1 रुपए के बाद 5 रुपया, 10 रुपया, 100 रुपया, 1000, 500, 10,000 जितने भी नोट होंगे इनको आरबीआई जारी करेगा। ठीक है, अन्य सभी मुद्राओं को जारी करता है। एक होता है साथियों जारी करना मतलब जिनको निकालना, छापना। तो वित्त मंत्रालय 1 रुपए की नोट को छापती है और बाकी सारी नोट को आरबीआई छापती है। लेकिन 1 रुपए की नोट वित्त मंत्रालय छाप दी, लेकिन उसको बांटेगा कौन, वितरणकर्ता मतलब डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी कौन होगी। तो अगर हम वितरणकर्ता की बात करें, तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी की बात करें, वितरणकर्ता की बात करें, तो आरबीआई जो है सभी नोटों और सिक्काओं का वितरण करता है। वित्त मंत्रालय 1 रुपए की नोट को छाप तो देगी, लेकिन आरबीआई को ही छाप के देगी कि आप भी बांटो इसको मार्केट में। तो वितरणकर्ता सभी नोटों का, सभी मुद्राओं का ये क्या होता है, वितरणकर्ता होता है सभी मुद्राओं का। तो अगर पूछे जारी करता मतलब इश्यूअर कौन है, तो इश्यूअर कौन है साथियों, तो इश्यूअर 1 रुपए की नोट को छोड़कर और छोटे सिक्कों को छोड़कर सभी मुद्राओं का इश्यूअर जो है आरबीआई होता है। लेकिन अगर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी की बात करें, तो सभी मुद्राओं की डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी कौन होती है, आरबीआई। तो आरबीआई साथियों सभी मुद्राओं को वितरण करता है और जारी करता है। 1 रुपए की नोट और छोटे सिक्काओं को छोड़कर सभी मुद्राओं को जारी भी करता है। 1 रुपए की नोट और छोटे सिक्के कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। ठीक है, अब हम ये चीज लिख लेना। अब हम कुछ बात करते हैं 1 रुपए की नोट पे, कि 1 रुपए की नोट क्या है। ठीक है, 1 रुपए की नोट पे कुछ बात कर लेते हैं। ये लिख लेना आरबीआई, पहला कार्य लिखना कि आरबीआई 1 रुपए की नोट को छोड़कर और छोटे सिक्कों को छोड़कर सभी सिक्कों और नोटों का जारी करता होता है और सभी मुद्राओं का ये वितरण करता होता है। मतलब 1 रुपए का भी वितरण यही करेगा, छोटे सिक्कों का भी वितरण यही करेगा, लेकिन जारी कौन करता है, वित्त मंत्रालय। नीचे लिखना 1 रुपए की नोट और छोटे सिक्के को मतलब जारी करता कौन होता है, वित्त मंत्रालय होता है। ठीक है, ये लिख लिए। अब इसी फर्स्ट ही पॉइंट में हम इसके फर्स्ट ही कार्य में चलते हैं साथियों। फर्स्ट ही कार्य में हम ये देखते हैं कि जो 1 रुपए का नोट है,
क्या है, जो 1 रुपए का नोट है, ठीक है, यहाँ पे हम कार्य की बात कर रहे हैं आरबीआई की, तो हम समझते चलते हैं धीरे धीरे। जो 1 रुपए का नोट है साथियों, 1 रुपए का जो नोट है, हमने आपको बताया कि इसको जारी कौन करता है। 1 रुपए के नोट के बारे में बात करें तो जारी करता कौन है, वित्त मंत्रालय। कौन है साथियों, वित्त मंत्रालय। और वितरण करता आरबीआई ही है। वितरणकर्ता, वितरणकर्ता कौन है साथियों, वो आरबीआई ही है। ठीक है, तो जारी करता कौन हो गया, वितरण वित्त मंत्रालय। वितरणकर्ता कौन हो गया, आरबीआई। 1 रुपए की नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है, ये क्वेश्चन साथियों हर एक एग्जाम में, वनडे एग्जाम में बहुत पूछता है कि 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है। तो इस पे हस्ताक्षर किसका होता है, वित्त सचिव का। ठीक है, 1 रुपए की नोट पे हस्ताक्षर कौन करता है, तो वित्त सचिव। 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर कौन करता है, वित्त सचिव। सबसे पहले साथियों 1917 में, सबसे पहले 1917 में साथियों पहली बार जो है 1 रुपए की नोट जारी की गई थी। पहली बार जो है 1 रुपए की नोट जो है जारी की गई थी। ठीक है, 1917 में। 2017 में इसके 100 वर्ष जो है पूरे हो गए। 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं, हो गए हैं। ठीक है, 1 रुपए की नोट, 1 रुपए का नोट को जारी कर कौन करता है, वित्त मंत्रालय। वितरण करता कौन है, आरबीआई। हस्ताक्षर करता कौन होता है, वित्त सचिव। 1917 में पहली बार 1 रुपए को जारी किया और 2017 में इसके 100 वर्ष क्या हो गए साथियों, पूरे हो गए हैं। इसको साथियों ना बीच में इसको बंद कर दिया गया था। क्यों बंद कर दिया गया था, 1 रुपए की तो नोट है, इसको छापने में ही 1 रुपए से ज्यादा की खर्चा आ जा रही थी। जैसे 1 रुपए का नोट है, उसको मार्केट में भेजेंगे तो उसकी वैल्यू 1 रुपया है, लेकिन उसको प्रिंटिंग में, उसके वितरण में, उसको जो भी लागत लगता था उसका, वो 1 रुपए से ज्यादा, कहीं ज्यादा लग जाता था। तो इसलिए इसको बीच में क्या कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। लेकिन 2014 में साथियों इसको फिर से शुरू किया गया। ठीक है, तो इस पे हस्ताक्षर करता कौन होता है साथियों, हस्ताक्षर करता कौन है इस पे, वित्त सचिव। ये याद रख लेना, ये एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है साथियों, ये हमेशा पूछता है कि किसका हस्ताक्षर होता है। तो हस्ताक्षर किसका होता है इस पे, वित्त सचिव का। ठीक है, ये 1 रुपए की नोट से संबंधित कुछ तथ्य हो गए। ठीक, अब दूसरी चीज समझना साथियों कि 1 रुपए की नोट पे हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है, तो अन्य सभी नोट जो बचते हैं 1 रुपए को छोड़कर, अन्य जो सभी नोट हैं उस पे किसका हस्ताक्षर होता है, तो अन्य सभी नोट पर जो हस्ताक्षर होता है साथियों वो किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का। किसका होता है, आरबीआई गवर्नर। ठीक है, तो 1 रुपए के नोट पे हस्ताक्षर होता है वित्त सचिव का, और 1 रुपए को छोड़ के जो भी नोट होते हैं उस पे हस्ताक्षर किसका होता है, आरबीआई के गवर्नर का। इतना चीज समझ में आ गई साथियों। ध्यान देना यहाँ पे कि 1 रुपए की नोट और अन्य नोटों में क्या अंतर होता है। आरबीआई अधिकतम कितने रुपए की नोट जारी कर सकती है, ये लिख लिया 1 रुपए वाला। अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं, ये लिखते रहना साथ साथ में। अगले फैक्ट को देखते हैं साथियों कि आरबीआई जो है अधिकतम कितने रुपए की नोट जारी कर सकती है। तो आरबीआई जो है साथियों अधिकतम जो है 10,000 रुपए की नोट जारी कर सकती है। कितना, 10,000 की। अभी वर्तमान में कितना अधिकतम रुपए की नोट है, 2,000 का था, वो भी बंद हो चुका है। तो अभी वर्तमान में 500 रुपए की सबसे बड़ी नोट है अभी वर्तमान में। लेकिन आरबीआई जो है साथियों, आरबीआई जो है अधिकतम जो है, आरबीआई जो है अधिकतम जो है 10,000 रुपए की जो नोट है वह छाप सकता है। 10,000 की नोट जो है वह छाप सकता है। ठीक है, आरबीआई कितने रुपए की नोट छाप सकता है, अधिकतम 10,000 की। अगर इससे ज्यादा अगर छापना होगा तो क्या करना पड़ेगा, तो जो आरबीआई एक्ट 1934 बना था ना, जिसके आधार बना के 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी, उसमें हमको संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो आरबीआई अधिकतम कितने रुपए की नोट छाप सकती है, 10,000 रुपए की नोट छाप सकती है। अब यहीं पे साथियों हम देखते हैं कि नोट जो छापती है वो कहाँ कहाँ छपती है। कभी कभी ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि नोट छापने की एजेंसी कहाँ कहाँ स्थापित है, मतलब फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगी है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं नोट प्रिंटिंग मशीन, नोट जो है कहाँ छपती है, कहाँ कहाँ छपती है। तो सबसे 4 ही जगह छपती है साथियों मेन रूप से। कहाँ छपती है, पहला मैसूर, मैसूर, देवास, मैसूर, देवास, नासिक और सालबनी। लिख लेना मेरे साथ,
नासिक, देवास, मैसूर और साल्बनी। नासिक कहाँ है? नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। देवास कहाँ है? देवास कहाँ है? मध्य प्रदेश। साल्बनी कहाँ है साथियों? साल्बनी। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक। और साल्बनी कहाँ है साथियों? तेलंगाना। ठीक है, तो चार जगह साथियों जो है हमारे नोट कहाँ कहाँ छपती है? मैसूर, देवास, नासिक और साल्बनी। देवास, नासिक, मैसूर और साल्बनी, ये चार जगह साथियों हमारी नोट छपती है। और यहीं पे हम देखते चलते हैं सिक्का कहाँ कहाँ छपती है। सिक्का जो है, सिक्के कहाँ कहाँ बनती है? सिक्का साथियों टकसाल में बनती है, और चार टकसाल पाए जाते हैं। कहाँ कहाँ है चार टकसाल? एक तो मुंबई में है टकसाल, दूसरा एक मुंबई में है, दूसरा पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, दूसरा पश्चिम बंगाल में है साथियों, तीसरा एक जो है मुंबई में है, एक कहाँ है? एक मुंबई में है, एक पश्चिम बंगाल में है, तीसरा साथियों हैदराबाद, और चौथा है नोएडा में। ठीक है, तो ये सिक्के जो है चार टकसाल, सिक्के कहाँ बनते हैं? टकसाल में बनते हैं। चार टकसाल है, कहाँ कहाँ है? मुंबई, पश्चिम बंगाल, हैदराबाद और नोएडा। और नोट कहाँ कहाँ छपती है? नोट चार जगह छपती है, मैसूर, देवास, नासिक और साल्बनी। ये चारों चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। ये पूछता है आरबीआई अधिकतम कितने रुपए की नोट छाप सकता है? तो अधिकतम 1000 रुपए की नोट छाप सकता है। आरबीआई और नोटों पे हस्ताक्षर किसका होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का। 1 रुपए की नोट पे हस्ताक्षर किसका होता है? तो वित्त सचिव का। 1 रुपए की नोट कौन जारी करता है? 1 रुपए की नोट वित्त मंत्रालय जारी करती है। आरबीआई किसके अंतर्गत एक संस्था होती है? आरबीआई वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त संस्था है। ठीक है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हो गई। और आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? 1937 से आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना संबंधित 2 समिति है, एक यंग हिल्टन समिति, इसको रॉयल कमीशन के भी नाम से कहते हैं, उसके बाद एक केंद्रीय बैंक जांच समिति। इन दोनों समिति को आधार बना के आरबीआई एक्ट 1934 में पारित किया गया, और उसी के आधार पे 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। ठीक है, ये हो गया। तो इसका पहला कार्य क्या हो गया? हमने पहला कार्य पढ़ा कि आरबीआई जो है 1 रुपए और छोटे सिक्के, 1 रुपए, 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों को छोड़ के अन्य सभी सिक्कों का जारी करता होता है, और सभी नोटों और सभी सिक्कों का ये वितरण करता होता है। पहला कार्य हो गया। उसी में हमने ये भी फैक्ट कुछ कुछ चीजें देख ली। ठीक है, दूसरे कार्य पे चलते हैं इसके। इसका दूसरा कार्य क्या है? पहला कार्य तो हमने समझ लिया कि हाँ चलो ठीक, अच्छी बात है कि हाँ आरबीआई जो है नोट छापता है और आरबीआई जो है सिक्का बनाता है। अब दूसरा कार्य क्या करते हैं? दूसरा कार्य देखते हैं साथियों कि आरबीआई और क्या करता है। तो दूसरी बात समझते हैं कि हमने देखा कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति का निर्माण भी करता है। मौद्रिक जो नीति है, मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? आरबीआई। अगर आपसे पूछ दे कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, तो मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? आरबीआई। मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? आरबीआई। और अगर एक चीज पूछे कि मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करता है, अगर हम आपसे यही पूछे कि मौद्रिक नीति का निर्माण तो आरबीआई कर दिया, लेकिन अगर हम पूछे कि इसकी समीक्षा कौन करता है, तो समीक्षा करता है मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है इसकी समीक्षा करती है। मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? तो आरबीआई। इसका दूसरा कार्य हो गया कि मौद्रिक नीति का निर्माण कौन करता है? आरबीआई। और इसकी समीक्षा कौन करती है? मौद्रिक नीति समिति। मौद्रिक नीति समिति क्या है साथियों? मौद्रिक नीति जो समिति होती है वो आरबीआई के अंतर्गत एक संस्था होती है। ये मौद्रिक नीति जो होती है उसकी समीक्षा करती है कि हाँ मौद्रिक नीति कैसी होनी चाहिए, मौद्रिक नीति अधिक होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए। अभी आपको एक चीज यहाँ पे कंफ्यूजन कर रहा होगा कि सर मौद्रिक नीति क्या है, अभी बताएंगे कि मौद्रिक नीति है क्या। ठीक है, तो मौद्रिक नीति समिति हो गई। मौद्रिक नीति समिति साथियों क्या करती है? हर 2 माह पे, हर 2 माह पे मतलब साल में 6 बार, साल में 6 बार जो है बैठक करती है। साल में 6 बार जो है बैठक करती है,
और इसी के आधार पर मौद्रिक नीति का निर्माण करती है। मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई कर दी और उसके बाद मौद्रिक नीति समिति बैठती है और हर 2 माह पे मतलब साल में लगभग 6 बार बैठती है और मौद्रिक नीति का समीक्षा करती है। कि मौद्रिक नीति की समीक्षा कौन करती है? तो मौद्रिक नीति समिति। अब हम यहाँ पे एक चीज समझते हैं साथियों कि मौद्रिक नीति क्या है, मॉनेटरी जो पॉलिसी है हमारी वो क्या होती है, मौद्रिक नीति क्या होती है। तो मौद्रिक नीति साथियों 2 प्रकार की हो सकती है, एक सस्ती मौद्रिक नीति, एक सस्ती होती है और एक महंगी होती है। क्या होती है? सस्ती और महंगी। अब आप कहोगे सर ये सस्ती और महंगी क्या है? कुछ नहीं है साथियों। सस्ती मौद्रिक नीति क्या होती है, सस्ती मौद्रिक नीति क्या होती है और महंगी मौद्रिक नीति क्या होती है। सस्ती मौद्रिक नीति का मतलब होता है कि आरबीआई जहां पे ब्याज दर अपना क्या करे, ब्याज दर अपना क्या करे, घटा दे। सस्ती मौद्रिक नीति मतलब ब्याज दर अपना सस्ता कर दे, ब्याज दर अपना घटा दे। और महंगी मौद्रिक नीति मतलब क्या होती है, जहां पे ब्याज दर क्या करे, बढ़ा दे। अगर आरबीआई जो है साथियों, अगर आरबीआई ब्याज दर जो है अगर कम करती है, ब्याज दर अगर कम करती है तो ये क्या हो गई, सस्ती मौद्रिक नीति। और अगर ब्याज दर अगर बढ़ाती है, ब्याज दर अगर बढ़ाती है तो कौन सी नीति हो गई, महंगी मौद्रिक नीति। आरबीआई साथियों क्या करती है, आप कहोगे कि सर ये ब्याज दर क्यों घटा बढ़ा रही है। तो मौद्रिक नीति साथियों यही होती है, हम आपको बताइए स्टार्टिंग में कि आरबीआई जो है बाजार में लिक्विडिटी या तरलता को कम ज्यादा भी करती है। कि बाजार में अगर जैसे मुद्रास्फीति चैप्टर आपको पढ़ाए थे जब, तो उसमें आपको बताए थे कि मार्केट में क्या होती है, तरलता बहुत अधिक हो जाती है, लोगों के पास तरलता अधिक, लिक्विडिटी पैसा बहुत अधिक हो जाता है, तो वो डिमांड करते हैं तो वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति उतनी हो नहीं पाती, इसलिए वस्तु और सेवाओं के दाम क्या होती है, बढ़ जाती है। तो हम वहां पे वो चीज समझे थे। तो जब अगर तरलता अधिक है मार्केट में, तरलता अगर लिक्विडिटी या पैसा मार्केट में अधिक है, तो आरबीआई ये सब नीति अपनाती है, मौद्रिक नीति अपनाती है, जिससे कि मार्केट से पैसा कहाँ लाया जाए। अगर मार्केट में पैसा ज्यादा है तो मार्केट से पैसा लाया जाए, मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब किया जाए, सोखा जाए। अगर मार्केट में पैसा कम है तो मार्केट में पैसा क्या किया जाए, छोड़ा जाए। तो वो नीति बनाती है। ब्याज दर अगर आरबीआई अगर ब्याज दर कम करेगी तो क्या होगा, देखना साथियों यहाँ पे ध्यान से। अगर आरबीआई अगर ब्याज दर कम कर रही है, अगर आरबीआई अपना ब्याज दर जो है कम कर रही है या सस्ती मौद्रिक नीति अपना रही है, तो क्या होगा, जो बैंक हैं, बैंक वो भी अपना ब्याज दर क्या करेंगे, बैंक भी जो है अपना ब्याज दर क्या करेंगे, घटा देंगे। बैंक भी अपना ब्याज दर क्या कर देंगे, घटा देंगे। बैंक अपना जो ब्याज दर है वो घटा देंगे। अगर बैंक अपना ब्याज दर घटाएंगे, बैंक जैसे बैंक पहले 5% ब्याज दर देता था, अब उसको घटा दिया, अब वो 4% पे दे रहा है, तो लोग जो है लोन ज्यादा लेंगे, लोग मतलब कि पैसा ज्यादा उधारी लेंगे, क्योंकि ब्याज दर सस्ता मिल रहा है ना भाई। तो ब्याज दर अगर कम होगा, ब्याज दर अगर कम होगा तो लोगों के पास पैसा अधिक आएगा, लोगों के पास जो है पैसा अधिक होगा। मतलब कि तरलता क्या होगी, तरलता क्या होगी, तरलता लिक्विडिटी क्या होगी, लिक्विडिटी क्या होगी, अधिक होगी। लोगों के पास लिक्विडिटी अधिक होगी। तो अगर लोगों के पास लिक्विडिटी अधिक होगी मतलब मार्केट में, बाजार में तरलता क्या है, बाजार में तरलता अधिक होगी। अब जब बाजार में तरलता अधिक होगी तो बाजार में तरलता, जैसे मंदी की स्थिति है या मंदी की स्थिति है, बाजार में पैसा है ही नहीं, तो हम सस्ती मौद्रिक नीति अपनाते हैं। बाजार में अगर तरलता अधिक होगी, लोग डिमांड अधिक करेंगे, डिमांड अधिक करेंगे तो सप्लाई अधिक होगा, और हमारी जो मंदी है, मंदी से हम लोग क्या होंगे, मंदी से हम लोग बाहर आ जाएंगे। तो बाजार में अगर तरलता अधिक होगी तो डिमांड अधिक होगा, मांग अधिक होगा, और मांग अधिक होने की वजह से उत्पादन अधिक होगा, और उत्पादन अधिक होने से हमारी जो है अर्थव्यवस्था जो है धीरे धीरे ग्रोथ करती है। तो अगर बाजार में तरलता अधिक होगी तो हमारी जो अविस्फीति है, जो हम लोग पढ़े थे ना, अविस्फीति, अविस्फीति क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है। अगर बाजार में पैसा कम है, एक चीज समझना साथियों ध्यान से, अगर मार्केट में पैसा कम है, लोग डिमांड ही नहीं कर रहे हैं, मतलब ना कोई सामान खरीद रहा है, ना कोई गाड़ी खरीद रहा है, ना कोई कार की डिमांड है, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु की डिमांड है, तो आरबीआई ये नीति अपनाती है कि काम करो, ब्याज दर क्या करो, घटा दो। ब्याज दर घटाओगे, बैंक भी अपना ब्याज दर घटा देंगे, बैंक अपना ब्याज दर घटा देंगे, तो बैंकों से पैसा कहाँ जाएगी, लोगों के पास तरलता अधिक होगी। जब तरलता अधिक होगी तो बाजार में भी तरलता बढ़ जाएगी। मुद्रा जो हमारी जो मंदी है, जो हमारे लोग डिमांड करना शुरू करेंगे, लोगों के पास पैसा अधिक आएगा, तो जो हमारी मंदी है उससे हम धीरे धीरे क्या होंगे, बाहर आने लगेंगे। तो इसलिए जो है मौद्रिक नीति अपनाती है साथियों आरबीआई। और इसका ठीक उल्टा जो है वो इसको क्या करती है, इसका ठीक उल्टा जो है महंगी मौद्रिक नीति में अपनाती है। ब्याज दर बढ़ा दी तो बैंक भी अपना ब्याज दर क्या करेंगे,
बढ़ा देंगे। इसका ठीक उल्टा, लोगों के पास पैसा क्या हो जाएगा, लोगों के पास पैसा कम हो जाएगा, तरलता कम हो जाएगी, बाजार में तरलता अधिक हो जाएगा। और अविस्फीति नहीं, यहाँ पे अगर बाजार में तरलता यहाँ पे क्या हो जाएगी, बाजार में तरलता भी कम हो जाएगी। जब बाजार में तरलता कम होगी तो हमारी मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन क्या होगी, वो इन्फ्लेशन क्या होगी, नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है, तो मुद्रा जो स्फीति है, यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं, मुद्रास्फीति जो है साथियों वो क्या हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। ध्यान से समझते चलना कि आरबीआई जो है मौद्रिक नीति के तहत बाजार में लिक्विडिटी को भी एडजस्ट करती है कि लिक्विडिटी कम होना चाहिए कि लिक्विडिटी ज्यादा होना चाहिए, जिससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो भी सुचारू रूप से चल सके। तो इसलिए साथियों मौद्रिक नीति अपनाई जाती है। मौद्रिक नीति अपनाने में दो प्रकार की नीति अपनाती है, एक सस्ती मौद्रिक नीति, एक महंगी मौद्रिक नीति। सस्ती मौद्रिक नीति में आरबीआई क्या करती है, ब्याज दर घटा देती है। अगर आपसे पूछे कि सस्ती मौद्रिक नीति में ब्याज दर क्या करती है, तो ब्याज दर क्या घटा देती है। क्यों घटा देती है साथियों, क्योंकि उसको मंदी, बाजार में पैसा नहीं है, उसको मंदी की स्थिति है, उसको नियंत्रित करना है, उससे बाहर निकलना है, थोड़ी डिमांड जनरेट करनी है, इसलिए ये करती है। अगर दूसरी तरफ उसी का ठीक उल्टा, अगर आरबीआई को ये महसूस हुआ कि बाजार में यार पैसा बहुत अधिक है, बाजार में पैसा बहुत है, बाजार में पैसे को कंट्रोल करो, उसको पैसा जो है मार्केट से खींच के अपने पास ले आओ, तो क्या करेगी वो ब्याज दर क्या करेगी, बढ़ा देगी। जब ब्याज दर बढ़ाएगी तो बैंक भी अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे, बैंक अपना ब्याज दर बढ़ा देंगे तो लोग, पहली बात तो लोग लोन लेना कम करेंगे और अपना पैसा ले जाके बैंकों में जमा करेंगे। तो दो चीजें होगी, तो कहां से, मार्केट से पैसा कहां चला गया, मार्केट से पैसा बैंक के पास चला गया। तो मार्केट में पैसा की लिक्विडिटी क्या हो गई, मार्केट में लिक्विडिटी क्या हो गई, कम हो गई। जब लिक्विडिटी कम होगी तो क्या होगी, लिक्विडिटी कम होगी तो डिमांड कम होगा, डिमांड कम होगा तो धीरे धीरे वस्तु और सेवाओं के दामों में स्थिरता आने लगेगी और हमारी जो मुद्रास्फीति जो है वो नियंत्रित हो जाएगी। तो आरबीआई ऐसे काम करती है। आरबीआई देख रहे हो कैसे काम करती है, बहुत चालाक है आरबीआई। तो सस्ती मौद्रिक नीति और महंगी मौद्रिक नीति, ठीक है, ये दो मौद्रिक नीति हो गई। और मौद्रिक नीति समिति इसकी समीक्षा करती है और मौद्रिक नीति का निर्माण आरबीआई करती है। ये इसका दूसरा कार्य हो गया कि आरबीआई क्या क्या करती है, हम लोग समझ रहे हैं इसके कार्य पे। इसका दूसरा कार्य हो गया कि मौद्रिक नीति का निर्माण भी आरबीआई करती है और कैसे करती है हम आपको समझा दिए। ठीक है, अब हम इसके तीसरे कार्य पे चलते हैं कि आरबीआई और क्या क्या करती है भैया। ठीक है, बहुत अच्छा काम कर रही है, गुड, वेल डन, लेकिन और बताओ और क्या करती है, तो और बताते हैं आपको, और मजेदार भी काम करती है आरबीआई। ठीक है, तीसरी बात है, तीसरी चीज हम देखते हैं कि आरबीआई जो है साथियों, तीसरी चीज हम देखेंगे कि आरबीआई जो है बैंकों को भी नियंत्रित करती है, आरबीआई बैंकों को भी रेगुलेट करती है। तो आरबीआई क्या करती है, बैंकों को भी, बैंकों का ये बैंक होती है, बैंकों का बैंक होती है, आरबीआई बैंकों का भी बैंक होती है। बैंकों को अंतिम ऋणदाता, बैंकों का जो अंतिम ऋणदाता है, बैंकों का जो अंतिम ऋणदाता है वो कौन है, अंतिम जो ऋणदाता है वो कौन है, आरबीआई। ठीक है, ये बैंकों का भी बैंक होती है। जैसे आपको पैसे की जरूरत हुई तो आप तो गए बैंक से लेके चले आए, मजा आ गया कि हाँ यार चलो पैसा था, बैंक से गए लेके आ गए। लेकिन बैंक को जरूरत होगी तो कहाँ जाएगा। तो आपको मैं स्टार्टिंग में ही बताया था कि आरबीआई जो है बैंकों को भी रेगुलेट करती है, बैंकों को पैसा देगी, बैंकों से पैसा अपने पास खींचेगी, ये सब भी काम कौन करती है, आरबीआई करती है। तो बैंकों को रेगुलेट करने का काम भी आरबीआई करती है, इसलिए इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। अगर हम पूछे आपसे कि बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, बैंक का भी बैंक, तो बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है, आरबीआई को। और बैंकों को अंतिम ऋणदाता के रूप में कौन होता है, तो बैंकों के अंतिम ऋणदाता कौन होती है, वो आरबीआई होती है। इतना आसान से चीज समझ में आ गई कि अगर बैंकों को पैसे की जरूरत होगी, बैंकों को अगर पैसे की जरूरत होगी तो कहाँ जाएंगे, आरबीआई के पास। दूसरी, पहली चीज हो गई, अगर बैंकों के पास अगर पैसा अधिक है तो आरबीआई में अपना पैसा जाके जमा भी कर सकते हैं। बैंक जो है आरबीआई से पैसा ले भी सकते हैं, और बैंक जो है, बैंकों के पास अगर पैसा अधिक है तो अपना पैसा ले जाके जमा भी कर सकते हैं। जैसे आप ही हैं साथियों, आपके पास पैसा अधिक है, आपके पास पैसा है तो आप ले जाके बैंक में जमा कर देते हो। वैसे बैंक के पास अगर पैसा अधिक होगा तो ले जाके आरबीआई में जमा कर देगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप गए बैंक से लेके आ गए, और उसी प्रकार बैंकों के पास अगर पैसा नहीं है तो वो कहाँ जाएंगे, वो जाके आरबीआई के पास से अपना पैसा लेके आ जाएंगे। इसलिए आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहते हैं। तीसरी चीज हो गई। चौथी चीज साथियों समझते हैं, नंबर 4 लिखते चलना।
आरबीआई को सरकार का भी बैंक कहते हैं। आरबीआई को सरकार का भी बैंक कहते हैं। सरकार का बैंक मतलब ये गवर्नमेंट को भी पैसा देती है। सरकार को अगर पैसे की जरूरत पड़ेगी तो कहाँ जाएगी? वो आरबीआई के पास जाएगी कि भैया यार बहुत गरीबी है, बहुत मंदी चल रहा है, पैसा वैसा लाओ यार, कुछ हमको भी दो। तो बोलेगा ले जाओ, लेकिन ब्याज चुकाते रहना। बोलेगा ठीक है हम चुका देंगे। बोले ले जाओ, मजे करो, खूब बांटो पैसा समाज में, सरकार में, अपने क्षेत्र में। तो आरबीआई जो है वो सरकार का भी बैंक होती है। सरकार का भी बैंक होती है। सरकार साथियों आपको पता है कि दो स्तर पे होती है, एक राज्य सरकार होती है, एक केंद्र सरकार होती है। केंद्र सरकार जैसे एक मोदी जी हो गए, और राज्यों में क्या हो गए? राज्यों में योगी हो गए, मामा जी हो गए, या फिर और भी जो भी राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, एक राज्य सरकार होती है। ठीक है, दो सरकार होती है। तो केंद्र सरकार को साथियों, केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को, ये दोनों को जो है ये अल्पकालिक ऋण मुहैया कराती है। मतलब 90 दिन से कम का ऋण जो है आरबीआई जो है सरकार को देती है। केंद्र सरकार को साथियों कोष पत्र, एक ट्रेजरी बिल होता है, कोष पत्र के माध्यम से, कोष पत्र के माध्यम से, कोष पत्र के माध्यम से ऋण देती है। ठीक बात। तो अगर पूछे आपसे कि कोष पत्र के माध्यम से आरबीआई किसको ऋण देती है, तो कोष पत्र के माध्यम से, ट्रेजरी बिल के माध्यम से आरबीआई केंद्र सरकार को ऋण देती है, राज्य को नहीं। राज्य सरकार को ऋण देगी किसके माध्यम से? राज्य सरकार की प्रतिभूति। जो राज्य सरकार की जो प्रतिभूति होती है, राज्य सरकार की जो सिक्योरिटी होती है, उसके आधार पे जो है वो राज्य को ऋण देगी। लेकिन अगर केंद्र को अगर पूछेंगे केंद्र सरकार को किसके पत्र, कौन से पत्र के माध्यम से ऋण देती है, जैसे आप अगर बैंक से ऋण लेने जाओगे तो आप बैंक के पास कुछ डॉक्यूमेंट्स रखोगे ना भाई। अब बैंक के पास बिना डॉक्यूमेंट्स रखे उससे ऋण कैसे ले पाओगे? नहीं ले पाओगे। तो सरकार को भी तो कुछ ऋण, अपना कुछ सर्टिफिकेट या कुछ अपना पत्र रखना पड़ेगा ना, कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेगा ना। तो सरकार क्या करती है? सरकार ये जो ट्रेजरी बिल है, ट्रेजरी बिल ले गई कि भैया ये लो 10,000 का ट्रेजरी बिल, 10,000 दो। तो 10,000 का ट्रेजरी बिल दी और ट्रेजरी बिल से पैसा लेके आ गए। और ट्रेजरी बिल जो है साथियों सिर्फ और सिर्फ केवल जो है केंद्र सरकार ही दे सकती है, राज्य सरकार नहीं दे सकती। तो कोष पत्र कौन जारी करता है? केंद्र सरकार। और कोष पत्र के माध्यम से आरबीआई से केंद्र सरकार ऋण लेती है। और राज्य सरकार की जो प्रतिभूति होती है, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी होती है, उसके माध्यम से कोई भी जो राज्य सरकार है वो आरबीआई से ऋण ले सकता है। तो आरबीआई से केंद्र और राज्य दोनों ऋण ले सकते हैं। तो राज्य को अपना गिरवी के रूप में क्या रखना पड़ेगा? राज्य सरकार की प्रतिभूति। और केंद्र को अपना गिरवी के रूप में क्या रखना पड़ेगा? कोष पत्र, ट्रेजरी बिल। तो चौथी बात समझ में आ गई कि आरबीआई जो है वो सरकार का भी बैंक होती है। एक तो बैंकों का बैंक कौन होता है? आरबीआई। और सरकार का बैंक कौन होता है? वो भी आरबीआई। पांचवी चीज समझते हैं साथियों कि आरबीआई का और क्या क्या काम है। ये सब लिखते चलना साथ में, बहुत पूछता है। कोष पत्र, कंफ्यूज मत होना, केवल कोष पत्र के माध्यम से केवल केंद्र सरकार ऋण लेती है, राज्य सरकार नहीं। राज्य सरकार ऋण कैसे लेती है? राज्य सरकार की प्रतिभूति से, राज्य सरकार की जो सिक्योरिटी होती है उससे ऋण लेती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब हम इसकी अगले टॉपिक समझते हैं साथियों। 4 पॉइंट समझ गए। पांचवी चीज समझते हैं कि और आरबीआई क्या क्या करती है। पांचवी चीज साथियों, एक चीज समझना, आरबीआई लिखना मेरे साथ। आरबीआई साथियों साख को नियंत्रित करती है। साख को नियंत्रित करती है। साख क्या है साथियों? क्रेडिट। साख क्या है? क्रेडिट। आरबीआई जो है साख को कंट्रोल भी करती है, साख को नियंत्रित करती है। साख का मतलब क्रेडिट। जैसे बैंक कितना लोन बांटेंगे, जैसे बैंक के पास पैसा 100 रुपया है, बैंक कितना लोन बांटेंगे ये निर्धारण कौन करेगा? और कितने रेट पे बांटेंगे ये निर्धारण कौन करेगा? साख को जो है, क्रेडिट को जो है कंट्रोल कौन करती है? आरबीआई। तो आरबीआई जो है साख को कंट्रोल करती है। साख को कंट्रोल कौन करती है? आरबीआई। मतलब कि बैंक कितना लोन बांटेगा और बैंक जो लोन बांटेगा वो कितने रेट पे बांटेगा, इसका निर्धारण कौन करेगी? आरबीआई। तो आरबीआई जो है इसको कंट्रोल करती है कि तुम कितने रेट पे बांटोगे। अच्छा ठीक है 4 पे, नहीं 5 पे बांट दो। ठीक है 5 पे बांट दो। 5 पे बांट रहे, अच्छा नहीं 3 पे ही बांटो, तो 3 पे ही बांट देते हैं। तो बैंकों को जो रेगुलेट करती है कि आप क्रेडिट को कैसे, किस प्रकार से आप दोगे। तो अगर एक चीज यहीं पे ध्यान देना कि साख को नियंत्रित कौन करती है? आरबीआई। लेकिन अगर हम एक पूछे कि साख का सृजन कौन करती है, क्रेडिट का क्रिएशन कौन करती है,
क्रेडिट को कंट्रोल तो आरबीआई कर रही है, लेकिन क्रेडिट का क्रिएशन कौन कर रहा है? साख का सृजन कौन करती है? तो साख का सृजन करती है साथियों वाणिज्यिक बैंक। बैंक जो होती है साथियों, जो बैंक होती है वो बैंक जो है साख का सृजन करती है। अगर आपके अगर एग्जाम में आ जाए कि क्या आरबीआई जो है साख का सृजन करती है, तो आप कहोगे ना बेटा, साख का सृजन तो आरबीआई नहीं करती। साख का सृजन, साख को जो मतलब कि कितना रुपया बांटना है, कितना क्या करना है, उसको हम अगर सृजित कर रहे हैं, हम क्रिएट कर रहे हैं, तो साख का सृजन कौन करता है? वाणिज्यिक बैंक। लेकिन कंट्रोल जो करता है, साख को जो कंट्रोल करता है वो कौन करता है? आरबीआई। तो अगर कंफ्यूज नहीं होना है, अगर पूछे कि रेगुलेट कौन करता है तो आरबीआई, लेकिन साख को सृजन कौन करता है, क्रिएट कौन करता है? वो क्रिएट वाणिज्यिक बैंक ही करती है। बैंक अपना कितना करना है वो अपना करती रहेगी, लेकिन ये कंट्रोल करती है ऊपर से कि हाँ इस रेट पे देना है, इसको देना है, इसको देना है, वो कंट्रोल करती है, लेकिन देते रहो। सृजन क्रिएशन कौन करता है? ये वाणिज्यिक बैंक। तो एक चीज समझ लेना कि साख को नियंत्रित कौन करती है? आरबीआई। और साख का सृजन कौन करती है? वाणिज्यिक बैंक। तो पांचवा कार्य हमने पढ़ा कि आरबीआई जो है साख को जो है, क्रेडिट को जो है वो कंट्रोल करती है। पांचवा बात ने पढ़ लिया। छठी बात हम लोग देखते हैं साथियों, ये ध्यान देना कि साख को कंट्रोल करती है, और अगर पूछे कि साख को सृजन कौन करता है, तो बैंक ही करता है, वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, ये कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। छठी बात साथियों देखते हैं कि और आरबीआई क्या करता है। छठी बात देखते हैं और आरबीआई करता है। आरबीआई साथियों किसी भी बैंक का जो शाखा विस्तार है, किसी भी बैंक का जो शाखा विस्तार है, इसमें आरबीआई कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। आप अगर अपने देश में देखो, एक चीज समझना, अगर कोई भी बैंक है, जैसे मान लेते हैं कि आईसीआईसीआई बैंक है, अपने देश में शाखा विस्तार कर रही है, आरबीआई क्या करती है साथियों? किसी भी देश में अगर कोई भी बैंक है, अगर अपने देश में, अगर कोई भी बैंक है वो अपने देश में अगर अपने शाखा मतलब ब्रांच का, अपने ब्रांच का अगर बढ़ाना चाह रही है, तो उसके लिए आरबीआई की अनुमति जरूरी नहीं है, वो कर सकती है। तो कोई भी बैंक अपने देश में, अगर अपने देश में शाखा विस्तार कर रही है, तो आरबीआई की अनुमति जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यही बैंक जो है विदेशों में, अगर विदेशों में शाखा का विस्तार कर रही है, तो आरबीआई की अनुमति जरूरी है। समझ में आ गया? कोई भी बैंक अगर अपने देश में शाखा विस्तार कर रही है, तो आरबीआई की अनुमति जरूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई भी बैंक अगर विदेशों में जाकर अपने शाखा का विस्तार कर रही है, तो आरबीआई की अनुमति क्या है? जरूरी है। दो चीज समझ गए। अगर कोई विदेशी बैंक है, अगर भारत में आना चाह रही है, विदेशी बैंक जो है अगर भारत में अपनी शाखा खोलनी चाह रही है, तो आरबीआई की अनुमति जरूरी होती है। समझ में आ गया? कोई भी बैंक अगर अपने देश में शाखा का विस्तार कर रही है, तो आरबीआई की अनुमति जरूरी नहीं है। लेकिन अगर यही देश अगर विदेशों में जाकर अपनी शाखा खोलनी चाहिए, तो आरबीआई कहेगा हमसे पूछ के जाओ, इधर हमसे पूछो, पहले बिना पूछे चल दोगे विदेश में? ऐसे मनमानी है का? तो पूछेगा बताओ, तो बोलेगा हमसे पूछो, हम बताएंगे कहाँ खोलना है, कैसे खोलना है। बिना हमसे पूछे नहीं जा सकते बेटा। तो आरबीआई जो है विदेशों में अगर शाखा, अगर कोई भी बैंक अपने विदेशों में शाखा खोल रही है, उसके लिए अनुमति जरूरी होती है। दूसरी तरफ अगर कोई विदेशी बैंक भारत में आके अपनी शाखा डालना चाह रहा है, तो भी आरबीआई की सलाह जो है वहां पे जरूरी होती है। बिना आरबीआई से पूछे कोई विदेशी बैंक जो है अपने देश में आके कोई शाखा नहीं लगा सकती। समझ में आ गई इतनी चीज? आरबीआई जो है मतलब इसका मतलब ये हो गया कि आरबीआई जो है अगर कोई भी विदेशी बैंक विदेशों में जा रही है, या कोई विदेशी बैंक देश में आ रही है, तो आरबीआई का जो सलाह होता है वो जरूरी होता है। तो आरबीआई ऐसे भी कंट्रोल करती है। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट सातवां चीज समझते हैं साथियों। सातवां चीज, आरबीआई जो है साथियों, आरबीआई और क्या क्या करता है, ये चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं साथियों, आरबीआई जो है साथियों ना विनिमय दर को भी, विनिमय दर एक्सचेंज जो रेट है इसको भी रेगुलेट करती है, इसको भी विनियमित करती है। आरबीआई और क्या करती है? जो विनिमय दर है, विनिमय दर का निर्धारण करती है। अब आप कहोगे सर ये विनिमय दर क्या है? एक लाइन में हम आपको एक चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे विनिमय दर की, एक्सचेंज रेट क्या होती है। लेकिन यहाँ पे हम एक सिंपल सा एग्जांपल समझा देते हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होती है। एक्सचेंज रेट,
एक्सचेंज रेट क्या होती है साथियों, जैसे जैसे एक चीज समझना कि $1 बराबर कितना रुपया है, मान लेते हैं कि 80 रुपया है, ठीक है, $1 बराबर 80 रुपया है। और अगर $1 बराबर, देखना साथियों एक्सचेंज रेट क्या होता है कि $1 बराबर 80 रुपया है, तो ये क्या हो गया, डॉलर का, ये क्या हो गया, डॉलर का एक्सचेंज रेट हो गया। डॉलर का एक्सचेंज रेट कितना हो गया, 80 रुपया। इसका जो है निर्धारण कौन करता है, इसका निर्धारण कौन करता है, आरबीआई। डॉलर का एक्सचेंज रेट क्या होता है, 80 रुपया, इसका निर्धारण, ये एक्सचेंज रेट क्या होता है कि किसी भी देश की मुद्रा, विनिमय दर क्या होता है, एक लाइन में समझना, आपको पूरी एक चैप्टर पढ़ाएंगे विनिमय दर पे, लेकिन अभी यहाँ पे समझना कि अगर कोई भी देश की मुद्रा है, उसके मुद्रा के बदले हमारी देश की कितनी मुद्रा दी जाएगी। जैसे कोई $1 लेके आया, हम उसको 80 रुपया दे दिए, कोई 1 यूरो लेके आया, हम उसको कितना दे रहे हैं, कोई 1 रेनमिनबी लेके आया, हम उसको कितना दे रहे हैं। तो इन सब चीजों का निर्धारण भी क्या करता है, विनिमय दर का भी निर्धारण कौन करता है, आरबीआई करता है। साथियों पहले आरबीआई करता था, अभी भी आरबीआई इसमें नियंत्रित करता है, विनिमय दर को नियंत्रित करता है। अब निर्धारण शब्द उचित नहीं हो रहा है यहाँ पे, विनिमय दर को नियंत्रित करता है, ठीक है। यहाँ पे विनिमय दर को पहले निर्धारण करता था, लेकिन कुछ मतलब अभी क्या करता है, विनिमय दर को नियंत्रित करता है। निर्धारण तो नहीं कह सकते, विनिमय दर का निर्धारण अभी जो है साथियों, क्योंकि अभी जो है विनिमय दर, जो साथियों विनिमय दर है, अभी हमारे देश में प्रबंधित विनिमय दर अपनाई जाती है, प्रबंधित विनिमय दर अपनाई जाती है अभी हमारे देश में, प्रबंधित विनिमय दर। अब ये मत घबराना कि प्रबंधित विनिमय दर क्या है, समझाएंगे अच्छे से, विनिमय दर चैप्टर आने दो, सब समझ जाओगे। प्रबंधित विनिमय दर में क्या होता है साथियों कि विनिमय दर का जो निर्धारण होता है वो बाजार करती है, लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो आरबीआई मतलब केंद्रीय बैंक भी इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। वैसे तो निर्धारण बाजार ही करती है, प्रबंधित विनिमय दर में क्या होता है, वैसे तो निर्धारण बाजार ही करती है, लेकिन अगर बाई इन द केस, अगर बाई द वे अगर जरूरत पड़ा भी आरबीआई का, तो आरबीआई इसमें हस्तक्षेप कर सकती है। इसलिए विनिमय दर को निर्धारण या नियंत्रित कौन करता है, आरबीआई करता है। तो इसकी सातवीं सबसे बड़ी बात हो गई कि आरबीआई जो है विनिमय दर को निर्धारण या नियंत्रित भी करता है, ठीक है। ये चीजें समझ में आ गई। एक्सचेंज रेट क्या होता है हम पढ़ाएंगे। भारत में अभी प्रबंधित विनिमय दर लागू है। प्रबंधित विनिमय दर में क्या होता है साथियों, प्रबंधित विनिमय दर में क्या होता है कि किसी भी देश की जो मुद्रा का जो एक्सचेंज रेट है, इसका निर्धारण बाजार पे छोड़ दिया जाता है कि $1 बराबर 80 होगा, कि $1 बराबर 85 होगा, कि $1 बराबर 90 होगा, इसका निर्धारण खुद करो, बाजार करे। लेकिन अगर जरूरत पड़ा तो आरबीआई भी उसमें खुद के हस्तक्षेप करती है, तो आरबीआई ये भी करती है, ठीक है। समझ में आ गई विनिमय दर, एक्सचेंज रेट। दूसरी चीज समझते हैं साथियों, आरबीआई जो होता है वो फॉरेक्स का, फॉरेक्स मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, आरबीआई जो है साथियों फॉरेक्स का जो संरक्षक भी होता है। मतलब वो संरक्षक मतलब क्या, उसका देख रेख भी करता है। किसका किसका देख रेख करता है, फॉरेक्स, फॉरेक्स। आरबीआई जो होता है, नेक्स्ट लिखना, आरबीआई जो है फॉरेक्स का संरक्षक भी होता है, ठीक है। अब कहोगे सर ये फॉरेक्स क्या हो गया, ये भी बता दो यहीं पे, ठीक है बता देते हैं फॉरेक्स क्या होता है, देखते रहना। फॉरेक्स क्या होता है, फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेक्स का मतलब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। फॉरेन का मतलब होता है साथियों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का भी ये संरक्षक होता है। अब कहोगे सर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार क्या है साथियों। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मतलब होता है विदेशी मुद्रा भंडार, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार का ये संरक्षक भी होता है। किसी भी देश का जो केंद्रीय बैंक होता है ना, वो फॉरेक्स का भी संरक्षक होता है। हमारा जो देश है साथियों, हमारा देश जो है भारत है, यहाँ पे कुछ रिजर्व के रूप में कुछ पैसा रखा जाता है, मतलब कि फॉरेक्स के रूप में कुछ रखा जाता है जो रिजर्व होता है, जो हमारे देश को सुरक्षित महसूस कराता है। तो इसका जो संरक्षक कौन होता है, इसका संरक्षक कौन होता है, आरबीआई होता है। फॉरेक्स में आता क्या क्या है, विदेशी मुद्रा भंडार में साथियों 4 चीज आती है। एक तो आती है विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, विदेशी मुद्रा मतलब फॉरेन करेंसी एसेट्स, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति। विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में साथियों देखो एक चीज समझना, फॉरेक्स होता क्या है, एक भंडार होता है, विदेशी मुद्रा का एक भंडार होता है।
ये किसी भी देश में रखा जाता है, हर एक देश रखता है। हर एक देश इसलिए रखता है साथियों कि अगर कोई अकस्मात परिस्थिति आ जाए या उस देश के पास पैसा न रहे तो इस भंडार का उपयोग करके अपने देश को चला सके। इसलिए हर देश जो है वो भंडार के रूप में कुछ पैसा रखता है। अब वो पैसा साथियों जो रखता है उसका संरक्षक या इसकी अथॉरिटी किसके पास होती है, उसकी देखरेख कौन करता है, उसकी केंद्रीय बैंक करती है। इसलिए आरबीआई जो है वो फॉरेक्स का संरक्षक भी होता है। फॉरेक्स मतलब विदेशी मुद्रा भंडार। इसमें क्या क्या शामिल होती है, सबसे पहले साथियों विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, मतलब जो भी हमारे देश में, जैसे अमेरिका वाला यहाँ पे आया, एप्पल वाला यहाँ पे आया और डॉलर में पैसा लेके आएगा यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाने के लिए, तो डॉलर में लेके आएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो अगर वो मजदूरों को पेमेंट करेगा या कुछ खरीदेगा या कुछ जमीन खरीदेगा या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा तो पैसा तो रुपए में ही खर्चा करेगा ना। तो डॉलर कुछ एक्सचेंज करेगा, जो भी एक्सचेंज रेट रहेगी उस पर एक्सचेंज करके वो अपने को रुपया में पैसा ले लेगा, फिर रुपए में यहाँ खर्चा करेगा। तो डॉलर क्या हो गई, डॉलर जाके वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में जमा कर दिया। समझना, जैसे जैसे मान के चलो एप्पल वाला आया यहाँ पे $1 बिलियन या $1 बिलियन लेके आया, $1 बिलियन लेके आया कि यार भारत में हम निवेश करते हैं $1 बिलियन, तो $1 बिलियन लाके वो दे देगा भारत को और उसके बदले गुड़े 80 करके उतना रुपया ले लेगा और वो निवेश कर देगा। अब जब वो $1 बिलियन है वो रिजर्व में फॉरेक्स में जाके जमा हो जाता है, ये फॉरेक्स में जमा हो जाता है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई। तो फॉरेक्स में ये विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में जमा हो जाती है। तो किसी भी देश की जो फॉरेक्स होती है, जो विदेशी मुद्रा भंडार होती है, उसमें 4 चीज होती है। एक तो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, मतलब जो भी पैसा करेंसी जिस भी देश की आ रही है वो सब जमा होता है इसमें, तो पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें सोना जमा होता है। इसमें क्या जमा होता है, सोना जमा होता है, गोल्ड। तीसरी चीज, IMF के पास रिजर्व। और चौथी चीज होती है SDR। ठीक है, सोना, अगर किसी भी देश के पास जितना सोना है उसको हम कहाँ देखते हैं, उसको हम देखेंगे कि वो फॉरेक्स, जैसे मेरे देश के पास मान लेते हैं कि मेरे देश के पास 5,000 करोड़ की सोना है, तो 5,000 करोड़ की सोना अगर वो फॉरेक्स के रूप में रखा है तो भी वो फॉरेक्स में ही गिना जाएगा कि फॉरेक्स हमारा इतना ही है। हमारा जो फॉरेक्स है, हमारा जो विदेशी मुद्रा भंडार है, उसमें सोना भी शामिल होता है। तीसरी सबसे बड़ी चीज होती है IMF के पास रिजर्व। IMF क्या है साथियों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, विदेशी मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा कोष। IMF जो है साथियों एक अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है, तो ये विदेशों में स्थित संस्था, UN की एक संस्था है साथियों। इसमें क्या होते हैं कि हर देश जो है कुछ पैसा ले जाके IMF के पास रखते हैं। जैसे मेरे पास, जैसे हमारा भारत देश है, भारत के पास पैसा जो होगा वो कुछ पैसा IMF में भी जमा किया होगा, IMF के पास रिजर्व के रूप में रखा होगा। IMF हर देश से इसलिए पैसा रखती है ताकि कोई भी बहुत इमरजेंसी पड़े तो वो उसको पैसा दे सके उधार के रूप में। इसलिए वो हर देश जो होते हैं अपना पैसा ले जाके हर एक देश IMF के पास रिजर्व के रूप में रखते हैं। तो जैसे भारत अगर मान लेते हैं कि $20 बिलियन या 20 बिलियन रुपया अगर IMF के पास रिजर्व के रूप में रखा है तो वो भी हम फॉरेक्स में जोड़ लेते हैं। तो फॉरेक्स में क्या क्या जोड़ते हैं, पहली बात जो विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, जैसे डॉलर हो गया, रेमिनबी हो गया, यूरो हो गया, ये सब जोड़ लेंगे। दूसरी बात जो हमारे देश में सोना के रूप में भी हम फॉरेक्स रख सकते हैं। तीसरी बात जो हम IMF के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, विदेशी मुद्रा कोष के पास जो हम जमा किए हैं पैसा, वो भी इसमें जोड़ लेते हैं। और चौथी SDR मतलब स्पेशल ड्रॉइंग राइट, विशेष आहरण अधिकार। SDR क्या होता है, एक लाइन में समझना साथियों। IMF जब आपको पढ़ाएंगे वहां पे SDR आपको बहुत अच्छे समझाएंगे, लेकिन यहाँ पे समझ लेना कि SDR क्या होता है। SDR मतलब होता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट, मतलब विशेष, हिंदी होता है विशेष आहरण अधिकार। विशेष आहरण अधिकार क्या होता है साथियों, कुछ नहीं होता साथियों। विशेष आहरण अधिकार में देश, मतलब कि विश्व की जो 5 देश हैं, विश्व की 5 मुद्राएं जो है इसमें शामिल होती हैं। कभी कभी पूछ देता है कि SDR में कौन कौन सी देश की मुद्राएं शामिल होती है, कभी कभी पूछ देता है कि SDR में कौन कौन सी देश की मुद्राएं शामिल होती हैं। तो आपको बस इतना ध्यान देना है कि SDR में कौन कौन सी, सबसे पहले डॉलर होगा, ये तो भाई सबका बाप है, तो डॉलर। दूसरा यूरो, ये यूरोपियन यूनियन का है यूरो। पाउंड ब्रिटेन का हो गया, येन जापान का हो गया, और रेनमिनबी ये किसका हो गया, चीन का। डॉलर किसका है, अमेरिका का।
यूरो यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन यूनियन का है, यूरोपियन यूनियन का है। पाउंड जो है ये ब्रिटेन की है, येन जो है जापान की है, और रेनमिनबी जो है वो चीन की है। तो एचडीआर के रूप में जो भी पैसा हम रखते हैं उसको भी हम कहाँ रखते हैं, फॉरेक्स में। तो फॉरेक्स में चार चीजें आती हैं साथियों, क्या क्या, विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति, इसमें हम किसी भी देश की अन्य देशों की जो संपत्ति रखते हैं उसको हम इसमें जोड़ लेते हैं। सोना, आईएमएफ के पास जो रिजर्व होता है उसको शामिल कर लेते हैं। और एचडीआर, एचडीआर स्पेशल ड्राइविंग राइट होता है, विशेष आरण अधिकार। इसमें 5 प्रकार की मुद्राएं शामिल होती हैं, डॉलर, यूरो, पाउंड, येन और रेनमिनबी। ये साथियों बहुत सी एग्जामों में आराम से पूछता है, एकदम एकदम मतलब सीधा पूछ लेगा कि कौन से देश की मुद्राएं एचडीआर में शामिल है स्पेशल ड्राइविंग राइट में। अगर आपको पता होगा कि अमेरिका की शामिल है, यूरोपियन यूनियन की शामिल है, ब्रिटेन की शामिल है, इसको साथियों एचडीआर को हम कागजी मुद्रा, इसको हम कागजी मुद्रा भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, कागजी मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना चीज समझ में आ गई कि हमारी जो आरबीआई है वो क्या क्या करती है। आरबीआई जो है फॉरेक्स का संरक्षक भी है। फॉरेक्स क्या होता है ये भी बता दिया, और एचडीआर क्या होता है ये भी बता दिया। इसको नोट कर लो अच्छे से, एचडीआर को कागजी मुद्रा भी कहते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। अब एक लास्ट साथियों देखते हैं एक आरबीआई का और कार्य, बस उसके बाद खत्म करते हैं ये क्लास। एक लास्ट हमारा साथियों एक है कि आरबीआई जो है साथियों, आरबीआई और क्या करता है, विनिमय दर का निर्धारण हो गया, मौद्रिक नीति बनाती है, समझ में आ गई सर। सर फॉरेक्स का रिजर्व का संरक्षक होता है, ठीक है सर समझ में आ गई। सरकार की बैंक के रूप में कार्य करती है साथियों, सर समझ में आ गई। बैंकों की बैंक के रूप में काम करती है, सर समझ में आ गई। बैंकों को नियंत्रित करती है, सर वो भी समझ में आ गया। मुद्रा को जारी करता और वितरण करता होता है, सर ये भी समझ में आ गया। सर अब क्या बचा, सर अब कुछ नहीं बचा, सिंपल सी बात इतना समझ लो, अब कुछ नहीं बचा है साथियों। आरबीआई के कार्य इतने बहुत हैं, आपको अगर पूछे कि सबसे पहले हमको रिवीजन करा देते हैं फटाफट कि आरबीआई क्या है और आरबीआई से संबंधित और क्या क्या काम है। हम आपको एकदम रिवीजन करा देते हैं फटाफट, एक मतलब बुलेटिन में, आप एकदम ध्यान समझना, सुनना बस बैठ के। अब कॉपी पेन बंद करो, अब विद्या कसम कोई कॉपी पेन नहीं खोलेगा, कॉपी पेन बंद 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 करो। अब बस मेरे साथ सुनो, सबसे पहले हमने आज क्या क्या पढ़ा। आरबीआई, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, मेरे साथ बोलते चलना अपने मन में। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। दो चीज, आरबीआई की सर स्थापना, सर ठीक है समझ में आ गई, स्थापना हो गई, लेकिन स्थापना सर कौन सी समिति की सिफारिश पे हुआ था, अब ये सबसे बड़ी बात है। तो सबसे बड़ी बात, आरबीआई की स्थापना साथियों यंग हिल्टन कमेटी की सिफारिश पे, इसको हम रॉयल कमीशन भी कहते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी समिति थी केंद्रीय बैंक जांच समिति। इन दोनों समिति की सिफारिश के आधार पे एक अधिनियम पारित किया गया, उस अधिनियम का नाम था आरबीआई एक्ट 1934, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934। इसके आधार पे साथियों एक अधिनियम पारित किया गया और उसी को आधार बना के 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की गई। एकदम क्लियर हो गया, हाँ सर एकदम क्लियर। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949, कहोगे सर एकदम क्लियर। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई में, कहोगे सर बहुत मजा आ रहा है। अब दूसरी चीज कि आरबीआई जो है 1949 में तो राष्ट्रीयकरण हुआ, उसके पहले निजी लोगों के हाथों में था। अब राष्ट्रीयकरण के बाद ये कहाँ है, तो राष्ट्रीयकरण के बाद साथियों आरबीआई वित्त मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था के रूप में काम करती है। ठीक है, ये समझ में आ गई। नेक्स्ट, अब हम ये देखते हैं कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, और आरबीआई का मुख्यालय जब स्थापना हुई थी ये 1937 से मुख्यालय है, लेकिन स्थापना तो 35 में हो गई थी, तो 2 साल तक जो मुख्यालय है वो पश्चिम बंगाल में भी रहा है। ठीक है, राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ, लेकिन 1949 से पहले 1948 तक आरबीआई जो है पाकिस्तान और बर्मा इन दोनों का भी एक केंद्रीय बैंक के रूप में, एक केंद्रीय बैंक, सेंट्रल बैंक के रूप में कार्य करता रहा है। ठीक है, इतना चीज हो गई। अब आरबीआई के जो गवर्नर है, प्रथम गवर्नर सर ऑसबर्न स्मिथ, एओ स्मिथ, और आरबीआई के स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर तो कहोगे सीडी देशमुख। वर्तमान गवर्नर कौन है, वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। ठीक है, ये आरबीआई का परिचय हो गया। अब हम आरबीआई के कार्य पे आते हैं। आरबीआई का पहला कार्य हमने देखा कि आरबीआई जो है 1 रुपए की नोट और छोटे सिक्के छोड़ के सभी सिक्कों और नोटों को जारी करता होता है,
और 1 रुपए की नोट और छोटे सिक्कों को मिला के मतलब सभी मुद्राओं का ये वितरण करता होता है। तो वितरणकर्ता अगर पूछे डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी, तो ये सभी मुद्राओं का वितरण करता होता है। लेकिन अगर जारीकर्ता पूछे तो ये 1 रुपए और छोटे सिक्कों को छोड़ के और सभी मुद्राओं को जारी करता है। आरबीआई अधिकतम कितने रुपए जारी कर सकता है, कितने रुपए की नोट छाप सकता है? तो आप कहोगे सर 10,000 रुपए की नोटें छाप सकता है। कहोगे हाँ सर समझ में आ गई। 1 रुपए की नोट कौन छापता है और छोटे सिक्के ये वित्त मंत्रालय छापता है। 1 रुपए की नोट पे किसका हस्ताक्षर होता है? कहोगे सर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। और आरबीआई का और सभी नोटों पे किसका हस्ताक्षर होता है? वो आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। ये चीजें हो गई, समझ में आ गई। दूसरी चीज, नोट कहाँ कहाँ छपती है और सिक्का कहाँ कहाँ छपता है, ये भी चीजें मैं आपको सिंपल से बता दिया। ये हो गई। दूसरी चीज, आरबीआई बैंकों का बैंक होता है, ये भी बता दिया। आरबीआई सरकार का बैंक होता है, ये भी बता दिया। आरबीआई साथियों फॉरेक्स का संरक्षक होता है। आरबीआई विनिमय दर का निर्धारण होता है। इन सारी चीजों पे साथियों हमने एक एक करके बहुत विस्तार से आपको आरबीआई के कार्य और आरबीआई से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट पे चर्चा कर ली है साथियों। अभी एक टॉपिक आपका बच जाता है, आरबीआई की जो नीतियां हैं, मौद्रिक नीतियां, जो आपको मौद्रिक नीति पढ़ाए ना, सस्ती और महंगी, तो मौद्रिक नीति के तहत वो कैसे कंट्रोल करती है, उसमें हम रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एनडीटीएल, जीडीटीएल, ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब सारी चीजों को विस्तार से चर्चा करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने की वजह से हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, आई होप आपको आरबीआई से संबंधित बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी कि आरबीआई है क्या और आरबीआई क्या क्या कार्य करती है। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए और अपना मस्त तैयारी करिए साथियों। इसी उम्मीद के साथ हम आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।